नमस्कार दोस्तों, मैं विकल्प श्रीवास्तव शिक्षा इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करता हूं। आपको पता होगा कि अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है 11 मार्च के दिन 2024 को, और 11 मार्च 2024 को CAA जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है वो लागू हो गया है। ठीक है, तो ये करंट का विषय है, तो इस पे चर्चा करते हैं कि ये क्या है, इसका बैकग्राउंड क्या है और ये कैसे काम करेगा। आइए शुरुआत करते हैं वीडियो का। तो ये अपना थंबनेल हो गया CAA। पहले तो एक चीज़ समझ लेते हैं, एक्ट CAA में ये जो एक्ट शब्द है, ठीक है, एक्ट शब्द है कि कोई भी बिल जो रहता है, कोई भी बिल जो है, जैसे ये CAA पहले क्या था, CAB था, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल था ये। ठीक है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल था। अब जब ये बिल पार्लियामेंट से पास हो जाता है, ये पार्लियामेंट से जब ये बिल पास हो जाता है और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो जाते हैं, तो ये क्या बन जाता है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट बन जाता है। ठीक है, तो ये जो है CAA ये पार्लियामेंट से पास हो गया था। पार्लियामेंट से पास तो ये पहले ही हो गया था, मतलब ये राज्यसभा से पास हो गया था। लोकसभा से पहले पास हुआ 10 तारीख को, 10 दिसंबर 2019 को। ठीक है, राज्यसभा से पास हुआ 11 दिसंबर 2019 को, और राष्ट्रपति प्रेसिडेंट इस पे दस्तखत कर दिए थे 12 दिसंबर 2019 को। पर तो आपके दिमाग में ये चलेगा कि जो CAA है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है, उसको 2024 में क्यों लागू किया गया। 2024 में इसलिए लागू किया गया बच्चों कि किसी भी एक्ट को जब हम राष्ट्रपति से पास करा लेते हैं तो उसको कैसे लागू कराएंगे, उसके संबंध में नियमों का निर्धारण करते हैं। ठीक है, उसकी प्रक्रिया क्या होगी, तो उस प्रक्रिया को निर्धारित करने में थोड़ा समय लग गया हमको, और 2024 को मतलब इसका नोटिफिकेशन जारी किया गया 11 मार्च को 2024 को, 11 मार्च 2024 को। तो आइए समझते हैं CAA है क्या, कैसे काम करेगा। ठीक है, और इसकी पृष्ठभूमि क्या है, बैकग्राउंड क्या है। सबसे पहले CAA को समझने से पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि CAA जो लाया है, आपको आप देखे होंगे कि UPI कांग्रेस की जो पार्टी है या कांग्रेस का जो गठबंधन है, ठीक है, और जो NDA है, ठीक है, दोनों की विचारधारा में डिफरेंस है। ठीक है, बेसिकली हमारी जो सोसाइटी है वो काम करती है वोट बैंक के आधार पे। ठीक है, तो जिसका जो वोट बैंक है उसको साधने का प्रयास करती है। ठीक है, तो NDA का शुरू से ही ये रहा कि वो जो इनलीगल इमिग्रेंट है या इनलीगल माइग्रेंट है, जो लोग हैं, उनको हम देश से निकालेंगे। ठीक है, जो बिना प्रमाण पत्र के, बिना वोटर ID के, बिना किसी डॉक्यूमेंट के जो हमारे देश में रह रहे, हम उनको क्या करेंगे, देश से बाहर करेंगे। ये तय था उनका। ठीक है, शुरू से ये स्टैंड रहा है उनका, और ये स्टैंड को हम इसको समझने के लिए हमको देखना पड़ेगा कि 2014 में जब मोदी जी की गवर्नमेंट आई, उससे पहले NDA की सरकार कब थी, 1998 से लेकर 2003 तक। ठीक है, 2003 तक NDA की सरकार थी। और NDA क्या की थी, मैं बताया ना, NDA ये सिर्फ मोदी जी नहीं है या अमित शाह नहीं है, ये पूरी भारतीय जनता पार्टी एक विचारधारा के आधार पे गठित पार्टी है, और वो अपनी विचारधारा को इम्प्लीमेंट कराने का प्रयास करेगी। चाहे मोदी जी अभी हैं, मोदी जी के बाद कोई आएगा वो भी वही काम करेगा। ठीक है, तो इसको समझने के लिए हमको देखना पड़ेगा कि 2003 में जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, तो वो अप्रवासी भारतीय जो, मतलब अप्रवासी बोल रहा हूँ, जो इनलीगल माइग्रेंट लोग थे, उनके लिए कुछ नियम बनाए, और वो ये बोले कि पासपोर्ट एक्ट और फॉरेनर एक्ट और इनलीगल माइग्रेंट, ये 3 चीज में परिवर्तन किए। ये जो 3 एक्ट है, पासपोर्ट एक्ट 2020 का था, फॉरेनर एक्ट 1946 का था, और इनलीगल माइग्रेंट एक्ट 2004 का था। ठीक है, इन तीनों एक्ट में अटल बिहारी वाजपेयी क्या किए, परिवर्तन किए, और पासपोर्ट एक्ट में
2003 में परिवर्तन करके जो पासपोर्ट जिसके पास नहीं है, ठीक है, जिसके पास जो बिना पासपोर्ट के, अब पासपोर्ट क्या है भैया, मेरे पास कहाँ का पासपोर्ट होगा, भारत का, ठीक है। और अगर मेरे को अमेरिका जाना है घूमने तो मैं क्या करूँगा, मैं अमेरिका का वीज़ा लूँगा और वहाँ चले जाऊँगा, लेकिन पासपोर्ट तो मेरा अपने देश का होगा ना, है ना। तो जो जिस फॉरेनर के पास पासपोर्ट नहीं होगा, बिना पासपोर्ट के वो भारत में रह रहा होगा, तो उसके लिए पहले था 3 माह की सजा का प्रावधान। ये कब की मैं बात कर रहा हूँ, 2003 की बात कर रहा हूँ, 2003 की बात कर रहा हूँ। तो उसके लिए 3 माह की सजा का प्रावधान था, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी क्या किए, उस 3 माह की सजा को परिवर्तित करके 5 साल की सजा कर दिए, ठीक है। 5 साल की सजा की, अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है तो आपको सजा कितने साल की हो सकती है, 5 साल की। और उसके अलावा फॉरेनर एक्ट में परिवर्तन किए और ये बोले कि भैया फॉरेनर एक्ट में जो पाया गया उसको पहले क्या था, कुछ माह की सजा होती थी, उस सजा को भी आगे बढ़ा के 8 वर्ष की सजा कर दिए। कितने वर्ष की सजा कर दिए, 8 वर्ष की सजा कर दिए। और इनलीगल माइग्रेंट जो रहेंगे हमारे देश में, उसके लिए बोला गया कि इनलीगल माइग्रेंट की परिभाषा में परिवर्तन कर दिया गया 2003 में, ठीक है। किसकी सहायता से किया गया, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट 2004 की सहायता से। और इसके बच्चों को जन्म देने के आधार पर नागरिकता नहीं दी जाएगी। मतलब 2003 में, 3 से पहले ऐसा होता था कि बच्चों को, जिन बच्चों का जन्म भारत में हो गया उन बच्चों को भारत की नागरिकता मिल जाती थी। लेकिन अटल बिहारी की सरकार ने ये इस चीज़ को चेंज किया और ये बोला कि अगर आपके माता पिता में से कोई एक भी इनलीगल इमिग्रेंट है तो हम आपको भारत की नागरिकता नहीं देंगे, ठीक है। अब आपको भारत की नागरिकता नहीं देंगे इनलीगल माइग्रेंट लोग के लिए, ठीक है। और ये बोला गया कि अब तो जन्म के आधार पर नागरिकता तो हम आपको नहीं देंगे, हम आपको रजिस्ट्रेशन के आधार पे भी नागरिकता नहीं देंगे और नेचुरलाइजेशन की सहायता से भी आपको क्या नहीं देंगे नागरिकता नहीं देंगे। प्राकृतिकरण के आधार पे भी नहीं मिलेगा और पंजीकरण के आधार पे भी आपको नागरिकता नहीं मिलेगा, ठीक है, पे भी नागरिकता नहीं देगी। अब देखो नागरिकता के बारे में हम थोड़ा समझ लेते हैं, नागरिकता क्या है ठीक है। कोई भी देश अपने देश के नागरिकों को नागरिकता देता है, ठीक है। भारत में हम देखते हैं कि भाग 2 संविधान का भाग 2 नागरिकता के लिए डेडिकेटेड है, ठीक है। और आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 तक नागरिकता के संबंध में बात करता है। आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 तक क्या करता है, नागरिकता के संबंध में बात करता है, ठीक है। आर्टिकल 5 और से लेकर आर्टिकल 11 तक नागरिकता के संबंध में बात करता है और ये बोलता है कि 26 जनवरी 1950 जब तक संविधान लागू नहीं हो जाता तब तक के लिए इन आर्टिकल की सहायता से नागरिकता दी जाएगी। उसके बाद नागरिकता देने के लिए आर्टिकल 11 संसद को शक्ति देता है और ये बोलता है कि संसद की जिम्मेदारी होगी कि नागरिकता किस आधार पर दिया जाए, उसके लिए नियमों का निर्माण करे, ठीक है। तो संसद ने 1955 में भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 का निर्माण किया। किसका निर्माण किया, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955। तो ये जो भारतीय नागरिकता अधिनियम है 1955 का, इसी भारतीय नागरिकता अधिनियम में हम बार बार अमेंडमेंट करते हैं और इसमें कुछ नए क्लॉज जोड़ते जाते हैं, ठीक है। तो अभी हमको नागरिकता किस आधार पे दी जाती है, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के आधार पे, और उसमें कुछ संशोधन किए जाते हैं समय के हिसाब से, ठीक है। तो अब ये इससे समझ गए हम कि भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 बोला गया। तो 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार क्या की थी, इनलीगल माइग्रेंट की परिभाषा में परिवर्तन किया गया और बोला गया इनलीगल माइग्रेंट के जो बच्चे रहेंगे हम उसको जन्म के आधार पे नागरिकता नहीं देंगे और उनके लिए यह भी बोला गया कि रजिस्ट्रेशन और नेचुरलाइजेशन की सहायता से भी नागरिकता नहीं दी जाएगी। अब ये रजिस्ट्रेशन और नेचुरलाइजेशन क्या है, यही जो भारतीय नागरिकता अधिनियम है ना, उसमें 5 आधार बताए गए हैं कि नागरिकता कैसे कैसे दोगे। तो उसमें बोला गया है कि भैया आप अपने लोगों को नागरिकता जन्म के आधार पे दे सकते हो, वंश के आधार पे दे सकते हो, रजिस्ट्रेशन के आधार पे दे सकते हो,
नेचुरलाइजेशन मतलब प्राकृतिकरण के आधार पे दे सकते हो, और क्षेत्र समाविष्टि के आधार पे दे सकते हो। जैसे सिक्किम के लोगों को हमने अब नागरिकता दी, ठीक है। तो ये जो 5 आधार है उनमें से 2 आधार से नागरिकता हम नहीं देंगे बोल दिए वो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब क्या हुआ, अब अटल बिहारी की सरकार चली गई, उसके बाद 10 साल क्या रही यूपीए की सरकार रही, ठीक है, कांग्रेस की सरकार रही। 2014 में जब मोदी जी आए तो इस दिशा में काम करना फिर से चालू किए, क्योंकि देखो यार, कांग्रेस का एक वोट बैंक है, उसको डिस्टर्ब करना चाहेगी या कोई भी पार्टी नहीं चाहेगी, और बीजेपी का एक कोर वोट बैंक है, ठीक है। वो प्रयास करती है कि वो जो कोर वोट बैंक है वो सेंट्रलाइज होकर रहे, ठीक है। तो क्या हुआ, आफ्टर 2014 मतलब मोदी जी के आने के बाद कुछ परिवर्तन किए गए, और जिससे क्या हुआ, हमको ये समझ में आया कि नागरिकता अधिनियम में कुछ हलचल हो रही है। सबसे पहले मोदी जी का स्टेप ये रहा कि वो क्या किए, केंद्र सरकार द्वारा पॉलिसी लेकर आई गई। क्या पॉलिसी लेके आई, मोदी जी ये बोले कि 6 धर्म के जो लोग हैं, जो हिंदू हैं, 6 धर्म में कौन कौन है, हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन और पारसी, ठीक है। हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन और पर्सियन या पारसी, ये जो 6 धर्म के लोग हैं। दूसरा पॉइंट बोला गया, अगर ये 3 देशों से आते हैं, कौन कौन से, पाकिस्तान और अफगानिस्तान और बांग्लादेश, ये 6 धर्म के लोग, मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये 6 धर्म के लोग पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आते हैं, तो और उनके आने का कारण क्या है, धार्मिक उत्पीड़न है। अगर उनके आने का कारण धार्मिक उत्पीड़न है, और अगर वो कब तक आ जाते हैं, 31 दिसंबर 2014 के भीतर आ जाते हैं, अगर वो 31 दिसंबर 2014 के भीतर आ जाते हैं, तो क्या होगा, तो उनको फॉरेनर एक्ट, उनको क्या होगा, फॉरेनर एक्ट 1946 और पासपोर्ट एक्ट 1920 में छूट दी जाएगी, में क्या दी जाएगी, छूट दी जाएगी। देखो इनलीगल माइग्रेंट कौन है, लगभग बहुत बड़ा वर्ग है जो इनलीगल माइग्रेंट है, ठीक है। उसमें से बहुत बड़ी संख्या में हिंदू भी आए हैं, मतलब ये सिख तो ठीक है, हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन और पारसी, बहुत बड़ी संख्या में। मेन लक्ष्य टारगेट कौन है, हिंदू वोट या हिंदू वर्ग, ठीक है। बहुत बड़ी संख्या में हिंदू आए हैं, और बीजेपी की विचारधारा से हम सब अवगत हैं, वो हिंदू वोट को साधना चाहती है शुरू से, ठीक है। और राष्ट्रीय सुरक्षा में भी एक कड़ा स्टैंड लेने के लिए जानी जाती है भारतीय जनता पार्टी। राइट विंग आइडियोलॉजी जो है वो इसी दिशा में काम ही करती है, ये सबको पता है हमको। तो हुआ ये कि अब हिंदू क्या है, यानी तो वो अगर आए हैं तो इनलीगल माइग्रेंट है, और दूसरा उनके पास पासपोर्ट तो है नहीं, ठीक है। तो उनके लिए क्या प्रयास किया जाए, उनको नागरिकता जब तक नहीं मिल जाती तब तक, क्योंकि अब ये देखो ये प्रयास कब हो रहा है, अभी सीए लागू नहीं हुआ है, सीए तो अभी लागू है ना, अब नागरिकता देना उनको चालू किए, तो इससे पहले उनके लिए क्या प्रयास किया जाए, क्या रिलीफ दिया जाए। तो हम ये किए, बोले कि भैया कि अब रिलीफ क्या चीज़ का देना था, भैया हमको पता है फॉरेनर एक्ट के तहत उनको 6 साल की 5 साल की जेल है, और पासपोर्ट एक्ट के तहत उनको 8 साल की जेल है, ठीक है। हम ही, और कौन किया है जेल का प्रावधान, वो कौन किया है, हमारी ही सरकार की है, मतलब एनडीए की सरकार की है। अब एनडीए की सरकार फॉरेनर एक्ट के तहत और पासपोर्ट एक्ट के तहत जेल का प्रावधान कर चुकी है, तो उसको कैसे काउंटर किया जाए। तो पहली उस दिशा में पहला प्रयास ये हुआ। अब देखो क्रमबद्ध तरीके से चल रहे हैं ना, अभी हम लोग 2014 में हैं, ठीक है। अब ये क्या कर रहे हैं, पहले ये बोलते हैं कि भैया 6 धर्म के लोग हो अगर हो आप, और 3 देश से आए हो, मतलब उस 3 देश क्या है, मुस्लिम बाहुल्य देश है। अब वहाँ धार्मिक अल्पसंख्यक कौन होगा, यानी तो हिंदू होगा, यानी तो सिख होगा, यानी तो ईसाई होगा, यानी तो बौद्ध होगा, यानी तो जैन होगा, यानी तो पारसी होगा, ठीक है। अगर उनसे आप धार्मिक उत्पीड़न के कारण आए हो, और कब तक आ चुके हो, 31 दिसंबर 2014 तक, 31 दिसंबर 2014 तक, तो आपको फॉरेनर एक्ट और पासपोर्ट एक्ट से छूट मिलेगी। मतलब आपको प्रयास किया गया कि भैया जेल तो नहीं जाना पड़ेगा अब आपको, ठीक है। अब उसके बाद क्या किया गया, 2016 में सदन में क्या लाया गया, सीएए लाया गया, सीएए लाया गया,
और 2016 में सीए लाया गया जिसमें निम्न प्रावधान किए गए। क्या प्रावधान किए गए? इनलीगल इमिग्रेंट्स जो हैं उनकी परिभाषा में परिवर्तन कर दिया गया और ये बोला गया कि इनलीगल इमिग्रेंट्स किसको नहीं माना जाएगा, किसको? जो ये हैं वो इनलीगल इमिग्रेंट नहीं कहलाएंगे। क्या बोला गया? इनलीगल इमिग्रेंट की परिभाषा में किसको परिवर्तन किया गया? बोला गया कि भैया कि अगर ये 6 धर्म के लोग हैं, ये जो 4 पॉइंट जो दिए हैं ना ABCD, अगर ये 4 पॉइंट किसी के पास है तो वो इनलीगल इमिग्रेंट नहीं कहलाएगा। ये किस में जोड़ा गया था? 2016 में जो बिल लाया गया था CAA का, उसमें 2016 में जो बिल लाया गया था वो CAB था, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल था, क्योंकि वो पास तो हुआ नहीं था। ठीक है, तो 2016 में इसको हम बोल सकते हैं CAB जो लाया गया था, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल जो लाया गया था, उसमें यह बोला गया कि अगर आपके पास ये 4 पॉइंट है तो आप इनलीगल इमिग्रेंट की परिभाषा में नहीं आओगे। ठीक है, ये बोल दिया गया। और ये बोला गया कि भैया रजिस्ट्रेशन और नेचुरलाइजेशन की सहायता से नागरिकता दी जाएगी। अगर कोई इनलीगल इमिग्रेंट जो ये कंडीशन को फॉलो करता है तो उनको रजिस्ट्रेशन की सहायता से भी नागरिकता दी जाएगी और नेचुरलाइजेशन की सहायता से भी नागरिकता दी जाएगी। ये बात किस में बोली गई थी? सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल 2016 में। ठीक है, 2016 में जब ये इनलीगल सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल लाया गया तो उसको स्थापित करते करते 2019 आ गया। ठीक है, 2019 को इसको लोकसभा में लाया गया और आपको पता है 2019 में ही लोकसभा का चुनाव था। तो 2019 में लोकसभा से ये पास हो गया था। जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल 2016 था वो लोकसभा से पास हो गया था, लेकिन राज्यसभा में जाते जाते अटक गया, क्योंकि लोकसभा में से पास करने से पहले इसको जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में भेज दिया गया, उसमें कुछ समय लगा। फिर अल्टीमेटली लोकसभा से जब पास हुआ, राज्यसभा आया, तो राज्यसभा आते तक क्या हो गया? आ गया चुनाव आ गया और बिल राज्यसभा से पास नहीं हो पाया। और आपको पता है कि कोई भी बिल अगर लोकसभा को टच कर चुका है और लोकसभा का विघटन हो जाता है तो बिल भी क्या हो जाता है? लैप्स हो जाता है। तो अल्टीमेटली ये क्या हुआ? ये जो CAB था, ये जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल आया था, वो क्या हो गया? लैप्स हो गया। ठीक है, तो ये CAB क्या हो गया? हमारा लैप्स हो गया। ठीक है, अब उसके बाद जब 2019 में लोकसभा का चुनाव जीत के मोदी जी आए तो पहले से ज़्यादा मजबूती से आए थे। वो पहले से ज़्यादा अनुभव के साथ आए थे और उनका कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल था अब। ठीक है, क्योंकि जो वो काम कर रहे थे जनता ने अपनी सहमति प्रकट कर दी थी उसमें। तो मोदी जी आते ही साथ पहला काम ये किए कि नागरिकता संशोधन अधिनियम, जिसको अपन बोलते हैं CAA अमेंडमेंट बिल 2019 लेके आए और सीधे 10 दिसंबर 2019 को लोकसभा से पास हो गया, 11 दिसंबर को राज्यसभा से पास हो गया और 12 दिसंबर को राष्ट्रपति महोदय दस्तखत भी कर दिए इसमें। ठीक है, और नोटिफिकेशन इशू कब हुआ? ये 11 मार्च 2024 को नोटिफिकेशन कब इशू हुआ? 11 मार्च 2024 को। ठीक है, ये अभी। ठीक है, अब मैं वही कारण बताया ना कि 2019 में पास हो गया था, लेकिन जो रूल्स बनाने थे वो अभी तक नहीं बन पाए थे। ठीक है, तो ये लागू हो गया। ठीक है, अब CAA अब क्या हो गया? लागू हो गया। अब क्या होगा इससे कि भैया जो CAA आया है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया है, वो क्या करेगा कि जो 6 धर्म के लोग हैं, जिसमें कौन कौन शामिल है? हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन और पारसी, और 3 देश से जो लोग आए हैं। ठीक है, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान, इन 3 जगहों से जो लोग आए हैं उनको नागरिकता देने में अब ये क्या करेगा? मदद करेगा। ठीक है, अब ये CAA समझ में आ गया हमको। CAA क्या है? CAA का मूल उद्देश्य क्या है? नागरिकता देना। CAA का मूल उद्देश्य क्या है? नागरिकता देना। कहीं से भी ये किसी की नागरिकता छीनने वाला है क्या? नहीं। CAA का संबंध नागरिकता छीनने से नहीं है। तो इशू ये है कि भैया कि इसका विरोध लोग कर क्यों रहे हैं?
क्यों विरोध कर रहे हैं? हो ये रहा है कि संविधान हमारा धर्मनिरपेक्षता के आधार पर चला है, पंथ निरपेक्ष है हम, ठीक है। मतलब मेरा धर्म हो सकता है लेकिन सरकार धर्म के आधार पर कोई निर्णय नहीं लेगी, ठीक है। ये हमारा संविधान बोलता है और प्रस्तावना में हम इसको पंथ निरपेक्षता को जोड़े हैं। जब आप किसी एक पर्टिकुलर धर्म को अलग कर देते हैं किसी कानून से, ठीक है, तो सरकार का एक के इंटेंशन पे हमको शक होने लगता है कि सरकार एक्चुअल में चाहती क्या है, ठीक है। अब CAA के साथ साथ दो विषय बहुत उड़ा था जिस पे विरोध था। एक तो था NPR, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, और दूसरा विषय था NPR, और दूसरा विषय था NRC, ठीक है। दूसरा विषय क्या था? NRC, नेशनल रजिस्ट्रेशन ऑफ सिटीजन, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन। तो NPR क्या है, NRC क्या है, इसको समझने का प्रयास करते हैं। पहले तो नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, अब इसमें एक शब्द जुड़ा है पॉपुलेशन, ठीक है, और NRC में जुड़ा है नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन, ठीक है। तो पॉपुलेशन और सिटीजन दो शब्द हैं जिसमें पूरा खेल छूट पाए, ठीक है। NPR को आसान भाषा में समझने के लिए हम ये ऐसा समझ सकते हैं कि मान के चलो एक गांव है हमारा अगर बिलगहना, मेरा गांव है बिलगहना, ठीक है। तो मैं बिलगहना का अगर NPR कराऊं तो मैं क्या बोलूँगा? पहले पूरे बिलगहना में जितने लोग दिख रहे हैं, चाहे वो बिलगहना के हैं चाहे बिलगहना के नहीं हैं, उस समय अगर वो बिलगहना में रह रहे उनका एक नाम नोट कर ले, ठीक है। तो मैं अगर बिलगहना गांव का NPR करा रहा हूँ तो मैं क्या करूँगा? जो बिलगहना को अच्छे से जानता है बहुत समय से, जो जैसे वहाँ का जो पटवारी हो गया, वहाँ का जो लोकल आदमी है, उसकी सहायता से NPR कराऊँगा और पहले बोलूँगा कि पूरी जानकारी एक किसमें रजिस्टर में इकट्ठा कर ले, कौन कौन नागरिक है बिलगहना का। अब उस रजिस्टर को उठाऊंगा और उस जानकार अधिकारी को दूंगा कि अब इसमें छाट कि कौन कौन यहाँ का है, कौन कौन यहाँ का नहीं है। अब इसमें समस्या ये है कि सेंसेक्स जो होगा या जनगणना जो होगी, जनगणना के साथ हम NPR करा लेंगे। सरकार बोलती है जनगणना के साथ हम NPR करा लेंगे। अब जनगणना हुई, आपको पता भी नहीं चला और NPR हो गया, ठीक है। और NPR का डाटा जब अधिकारियों के पास पहुंचेगा, अब उसकी स्क्रूटनी होगी। कौन करेगा? जो लोकल व्यक्ति है, जो लोकल अथॉरिटी के लोग रहेंगे, उन लोग स्क्रूटनी करेंगे और जिनके ऊपर शक होगा उनके नाम को नोटिफाइड करके उनसे पूछताछ होगी, ठीक है। तो NPR और NRC आपस में ऐसे जुड़ता है कि पहले NPR से हम क्या करेंगे? डाटा को इकट्ठा करेंगे, फिर जब NRC तैयार करते रहेंगे तो NRC के लिए हम क्या करेंगे? उसी जो डाटा इकट्ठा किए हैं NPR का, उसी की सहायता से हम NRC के तैयार करेंगे। रजिस्टर एक ऐसा रजिस्टर जो सिटीजन्स का बस हो। अब इन दोनों आंकड़ों के बीच जो डिफरेंस व्यक्तियों का पैदा होगा, मतलब जो व्यक्ति छूट जाएंगे, उनके लिए क्या वो जो व्यक्ति छूट रहे हैं, जैसे मैं बोल रहा हूं NPR की सहायता से हम क्या किए? एक गांव का पूरे पॉपुलेशन को नोट कर लिए। अब इसी डाटा की सहायता से हम क्या किए? NRC तैयार किए, ठीक है। अब हम ये देखें, मान के चलो मेरे गांव के 1000 लोग NPR में दर्ज हुए, लेकिन जब मैं NRC अपने गांव का तैयार किया किसी जानकार व्यक्तियों को बैठा के, तो वो बोले ये 1000 लोगों में से मात्र 800 लोग ही NRC में आएंगे। मतलब मात्र 800 लोग ऐसे हैं जो सिटीजन है बिलगहना के या सिटीजन है देश के, ठीक है। तो 1000 में से 800 हो गया ये आंकड़ा, मतलब ये 200 लोग बच गए। अब ये कहां जाएंगे ये 200 लोग? तो ये 200 लोगों में भारतीय जनता पार्टी ये बोल रही है कि 200 लोग में जो हिंदू हैं, जो सिख हैं, जो क्रिश्चियन हैं, जो बौद्ध हैं, जो जैन हैं और जो पर्सियन हैं या पारसी हैं, उनको हम क्या दे देंगे? CAA से नागरिकता दे देंगे। उनको हम क्या दे देंगे? CAA की सहायता से नागरिकता दे देंगे। अब आधार बोल रही है वो, इसी बात का विरोध है कि भाई आप ऐसा सेलेक्टिव अप्रोच क्यों अपना रहे हो? भाई ऐसा सेलेक्टिव अप्रोच क्यों अपना रहे हो? खैर ठीक है, वो बहस का विषय है। अभी अपन इसको समझने का प्रयास करते हैं एक एक करके, ठीक है।
चलो ठीक है, चलो एनपीआर क्या है अब इसको एक एक करके समझते हैं। एनपीआर एक समूह है, ठीक है, जिसमें देश के सभी सामान्य निवासियों की सूची शामिल की जाएगी। अब यहां एक शब्द का यूज हो रहा है, सामान्य निवासी। शब्द का नाम क्या नाम है? सामान्य निवासी। इस जो सामान्य निवासी है उसकी परिभाषा देखते हैं क्या है। सामान्य निवासी किसको बोलेंगे? इसमें क्या बोल रहा है? एक समूह है जिसमें देश के सभी सामान्य निवासियों का की सूची शामिल करेंगे, रजिस्टर करेंगे उनको, सामान्य निवासियों को। अब इस सामान्य निवासी किसको बोलेंगे? यानी तो पिछले 6 महीने से रह रहा है या आने वाले 6 महीनों में रहने का विचार रखता है। जो सामान्य निवासी कहलाएगा वो उनको कहलाएगा यानी तो वो पिछले 6 महीने से उस पर्टिकुलर स्थान में रह रहे। जैसे मैं स्थान क्या बोला? बेलगहना। तो स्थान में क्या बोला? बेलगहना को बोला। और ये उस स्थान में यानी तो पिछले 6 महीने से रह रहा है, यानी तो आने वाले 6 महीने में रहने का विचार है उसका। उस सभी व्यक्तियों को हम किस में लिख देंगे? एनपीआर का जो डाटा इकट्ठा करेंगे उसमें उनका नाम एंट्री हो जाएगा, ठीक है। अब एनपीआर का उद्देश्य क्या था? एनपीआर क्यों कराना है? तो देश में रहने वाले लोगों की पहचान करना है कि भैया देश में कौन कौन लोग रह रहे हैं, इसकी पहचान करना है। एक व्यवस्थित डाटाबेस तैयार करना है, जो जो रह रहा है उसका, ये अच्छी बात है। राष्ट्रीय सुरक्षा में मदद हेतु, बिल्कुल सही बात है। वन आइडेंटिटी कार्ड के विवरण को लागू करने के लिए, वन आइडेंटिटी कार्ड का जो विचारधारा है उसको लागू कराने के लिए, ठीक है। अब एनपीआर एक, अच्छा ये दोबारा फिर से हो गया है। अब इसमें क्या बोला है कि उसकी पृष्ठभूमि क्या है, मतलब क्या जो एनपीआर हम बोल रहे हैं, एनपीआर में हम क्या बोले कि भैया एनपीआर कराएंगे और एनपीआर से जो आंकड़े, जो डाटा इकट्ठा होगा, उस डाटा का मदद लेके हम क्या करेंगे? एनआरसी करेंगे, यही बोल रहे हैं ना। तो क्या एनपीआर कराए हो अभी तक? और एनपीआर कराए हो तो एनपीआर से संबंधित नियम कब बनाए? तो एनपीआर के लिए नियम पहली बार कब आया? 2003 में इससे जुड़े नियमों का निर्माण किया गया था। 2003 में याद करिए, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, लाल कृष्ण आडवाणी होम मिनिस्टर थे। लाल कृष्ण आडवाणी का बहुत बड़ा योगदान है एनपीआर और एनआरसी दोनों में। लाल कृष्ण आडवाणी ही क्या किए थे? ड्राफ्टिंग तैयार करवाए थे एनपीआर की और एनआरसी की, ठीक है। 2010 में पहली बार एनपीआर कराया गया था, ठीक है। और 2010 में जो, अब देखो एनपीआर किसके साथ कराया जाएगा? सेंसेक्स के साथ या जनगणना के साथ। तो 2010 में जो जनगणना हुई उसी में क्या करा लिया गया? एनपीआर करा लिया गया, ठीक है। और 2015 में वो जो 2010 की जनगणना के साथ एनपीआर कराया गया था, उसके आंकड़ों को अपडेट कराया गया, उसको और अपडेशन कराया गया, ठीक है। तो अब पृष्ठभूमि क्या है एनपीआर की? भैया 2000 में उसके लिए नियम बना, 2010 में एनपीआर पहली बार हो गया, 2015 में मोदी जी की सरकार उसको अपडेट करा दी, ठीक है। बस अभी तक उसके बाद तो जनगणना ही नहीं हुई है भैया, तो उसके बाद एनपीआर का प्रश्न ही नहीं होता। मतलब एनपीआर के लिए जो डाटा चाहिए वो कब का है हमारे पास? 2015 का है, अपडेटेड डाटा। 2015 में ये डाटा को हम क्या किए थे? अपडेट कराए थे। उसके बाद क्या हुआ? एनआरसी। अब एनआरसी क्या है? ये एक रजिस्टर है जिसमें भारत में रहने वाले सभी वैध नागरिकों का रिकॉर्ड रखा जाता है। जितने वैध नागरिक हैं उनका रिकॉर्ड। अब देखो एनपीआर में क्या है? सामान्य नागरिकों का रजिस्टर है, जो रह रहे सामान्य नागरिक। अब इसमें क्या है? देश के नागरिकों का रजिस्टर है, जो देश का सिटीजन होगा उसके लिए रजिस्टर तैयार किया जा रहा है, सिटीजन्स के लिए तैयार किया जा रहा है। तो यह एक रजिस्टर है जिसमें भारत में रहने वाले सभी वैध नागरिकों का रिकॉर्ड रखा जाएगा, ठीक है। अब इसकी पृष्ठभूमि क्या है? 1951 में असम में पहली बार एनआरसी कराया गया। 1951 में हुआ क्या था? इनलीगल माइग्रेंट बहुत आ रहे थे बंगाल से, तो नेहरू जी के प्रयास से पहली बार हम क्या कराए? एनआरसी कराए, ठीक है, 1951 में। और 2010 में दूसरी बार एनआरसी कराने का प्रयास किया गया, जिसमें हुई व्यापक हिंसा के बाद इसे स्थगित कर दिया। 2010 में असम में एनआरसी कराने का प्रयास किया गया, लेकिन इतनी हिंसा हुई, इतना मतभेद हुआ कि फिर उसको रद्द कर दिया गया। अब ऐसा लगा कि कभी एनआरसी नहीं हो सकता। लेकिन प्रकृति का खेल देखिए, 2013 में तरुण गोगोई
चीफ जस्टिस थे। अब तरुण गोगोई जज थे और उनकी बेंच ने, तरुण गोगोई कोई है, कौन है, वही असम वाले, ठीक है। तो असम की परिस्थितियों को तरुण गोगोई बहुत अच्छे से जानते थे। तो तरुण गोगोई ये आदेश दिए कि 2013 में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर एनआरसी का प्रक्रिया चालू की गई, जो 2019 में जाकर समाप्त हुई। तो तरुण गोगोई क्या किए, 2013 में एनआरसी कराने को बोले और बोले 2019 तक इस प्रक्रिया को पूर्ण करो। तो तरुण गोगोई क्या कराए, एनआरसी कराए, ठीक है, ठीक है, एनआरसी कराए तरुण गोगोई, ठीक है। अब देखो इसको समझते हैं। देखो हम ये देखें कि एनपीआर कराए और उससे हमको क्या प्राप्त हुआ, डाटा प्राप्त हुआ, ठीक है, डाटा प्राप्त हुआ। और डाटा जो हमको प्राप्त हुआ, ये जो डाटा प्राप्त हुआ, इसी डाटा की स्क्रूटनी करा के हम एनआरसी कराना चाह रहे हैं। क्या कराना चाह रहे हैं, एनआरसी कराना चाह रहे हैं। और हम ये बोल रहे हैं कि मान के चलो एक लोकल स्तर में, और ये कौन से स्तर पे होगा, लोकल स्तर पे, क्षेत्रीय स्तर पे होगा, ठीक है। एक रजिस्ट्रार अपॉइंट किया जाएगा और वो रजिस्ट्रार का ये वो होगा कि वो क्या करेगा, ये सूची तैयार करेगा। तो एनपीआर में जो डाटा हमको इकट्ठा होगा उसकी स्क्रूटनी कराई जाएगी, किससे, रजिस्ट्रार से कराई जाएगी। और जो लोग छूट जाएंगे उनके लिए क्या किया जाएगा, और जो लोग छूट गए वो क्या कहलाएंगे, इनलीगल माइग्रेंट कहलाएंगे। वो क्या कहलाएंगे, इनलीगल माइग्रेंट कहलाएंगे, ठीक है। अब ये जो इनलीगल माइग्रेंट होंगे, अगर वो हिंदू है, बौद्ध है, सिख है, ईसाई है, क्रिश्चियन है, ठीक है, या जैन है, ठीक है, या पर्सियन है, और अगर ये 6 धर्मों से हैं और वो 3 देश से आए हैं, यानी तो पाकिस्तान से आए हो, यानी तो वो अफगानिस्तान से आए हो, यानी तो किससे आए हो, बांग्लादेश से आए हो, और आने की वजह क्या बताई हो, धार्मिक उत्पीड़न। अगर इनकी वजह धार्मिक उत्पीड़न है और वो कब तक आ गए हैं, 31 दिसंबर 2014 तक आ गए हैं, तो उनको किसमें कवर कर लिया जाएगा, किसमें कवर कर लिया जाएगा, CAA में कवर कर लिया जाएगा। और CAA के तहत उनको क्या दी जाएगी, नागरिकता दे दी जाएगी। यही CAA के तहत उनको क्या दे दी जाएगी, नागरिकता दी जाएगी, और उनको क्या मिल जाएगा, सिटीजनशिप मिल जाएगा। लेकिन अगर आप ये जो डाटा आप प्राप्त हुआ और आप इसमें जो छूट गए हैं, मतलब एनआरसी में आने से छूट गए हैं और आप इनलीगल माइग्रेंट घोषित हो गए हैं, और इनलीगल माइग्रेंट अगर मुस्लिम है तब तो नागरिकता नहीं मिलेगी उसको CAA के तहत। इसी बात का विरोध है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही, ठीक है। ये वीडियो कैसा लगा बताइए कमेंट बॉक्स में। थैंक यू। आ जाओ देवी भैया। अरे वीडियो बना रहा था। नहीं ऐसा नहीं है भाई। नहीं ऐसा नहीं है, मैं ऐसा नहीं है भाई, नहीं है तो वीडियो कॉल कर ले, मैं अभी स्टूडियो में ही हूँ। अभी ये बस ये रिकॉर्डिंग बंद हुई है, तो चेक कर लेता हूँ रिकॉर्ड हुआ कि नहीं। हुआ है भाई, क्यों नहीं हुआ, ठीक बंद तो करना है ना इसको।